नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की आज की क्लास में हम नगरीय विकास टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नगरीय विकास टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए सीरीज़ में, तो आप सिर्फ 149 रुपये में सारा पीडीएफ खरीद सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से एडीओ की तरह अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट पैकेज सिर्फ 2799 में अवेलेबल है। और अगर आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट खरीदना है, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका, तो सिर्फ 1799 में ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे भी जानकारी ले सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है नगरीय विकास। ये है आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 13, मतलब चैप्टर नंबर 13। नगरीय विकास में हम जैसे शहरीकरण के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं। शहरीकरण से संबंधित जितनी भी योजना हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट डेटा जो है पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप एडीओ एग्ज़ाम के बारे में बात करें, तो अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस मैंने लिए सबको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एडीओ एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का जो प्रगति है वो देख लेते हैं। 1951 में जब जनगणना हुआ था, तो 1951 के समय छत्तीसगढ़ तो हालांकि ये जो है ये पूरा भूभाग जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, लेकिन जनगणना तो होता ही था। तो इस हिस्से के हिसाब से देखा गया था कि ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ रीजन, वहाँ पे 1951 में शहरीकरण का प्रतिशत सिर्फ 4.88% था। और ये जो है 2011 में बढ़कर शहरीकरण कितना हो गया, 23.24%। और यहाँ पे अगर आप लाख में देखना चाहें तो 59.37 लाख शहरीकरण का परसेंटेज हो गया है। यहाँ पे जनगणना 2011 के आपको सारे डेटा दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल जनसंख्या छत्तीसगढ़ का 255.45 लाख है। अब यहाँ पे शहरी जनसंख्या अगर आप देखेंगे लाख में, तो 59.37 लाख छत्तीसगढ़ का ये शहरी जनसंख्या है। लेकिन ज़्यादातर जो है कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का या फिर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ऐसा पूछा जाए, तो ये जो डेटा है आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 23 आपका 24%। इसी तरीके से पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो वो था 76.76%, है ना। और ये है 23.24%। 23 और 24 ऐसे याद रख लेंगे, आसान है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.14%। तो छत्तीसगढ़ का जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो भारत के संदर्भ में ज़्यादा है। फिर अगला टॉपिक है स्वास्थ्य सूचकांक। तो ये अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन क्षमता दर, जो मृत्यु दर है, ये सब क्या होता है मैंने इससे पहले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक सीरीज से क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं शहरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये सारा डेटा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्या है शहरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में बार बार वो चीज़ दे दिया जाता है ताकि आप उसको और ध्यान से पढ़ो। तो शहरी में अगर आप देखेंगे तो अशोधित जो जन्म दर है वो 22 है, और यहाँ पे शिशु मृत्यु दर है 38 है, और यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर जो है वो 7.9 है। तो इस शहरी के हिसाब से एक बार और इसमें आप गौर कर सकते हैं, हालांकि इसको मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ। उसी तरीके से जो संस्थागत प्रसव दर है, यहाँ पे आप 2021 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो कुल और ग्रामीण और नगरी मतलब शहरी का बताया गया। तो यहाँ पे आप शहरी का देखेंगे, संस्थागत प्रसव मतलब सरकारी या फिर गैर सरकारी अस्पताल में प्रसव का जो दर है वो कितना है, तो नगरीय क्षेत्र में 89.9 आपका ये जो प्रतिशत है ना दर, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मृत्यु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये सारे जो डेटा है एक बार पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय है वो टोटल कितना है। तो निकायों की जो कुल संख्या वो है 170। इसमें से आपको याद रखना है कि नगर पालिका निगम है 14, नगर पालिका परिषद है 44, और नगर पंचायत है आपका 112। और इस तरीके से टोटल सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 170। तो अभी कुल जो निकाय हैं 170 है, जिसमें से नगर पालिका 14, नगर पालिका परिषद 44 और नगर पंचायत 112। अगर जिला की बात करें तो जिला है अभी वर्तमान में 33। अगर आप इसका सोर्स देखना चाहें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप जाकर ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
अब अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि। ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 बनाया गया है। ठीक है, प्रदेश के जितने भी नगर निकाय हैं उसके योजनाबद्ध विकास के लिए ये विकास निधि बनाया गया है सन 2003 में, इसलिए आपका पूरा नाम याद रख लेना, छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहला है नवीन सरोवर योजना। नवीन सरोवर योजना के अंतर्गत क्या काम किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, नवीन सरोवर योजना में तालाबों का पुनरुद्धार, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण सुधार इत्यादि का काम किया जाता है। फिर अगला है ज्ञानस्थली योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार की ये योजना है। ज्ञानस्थली योजना शहरी क्षेत्रों के जितने भी विद्यालय हैं उनको जीर्णोद्धार करने की योजना है। फिर अगला है उन्मुख खेल मैदान योजना। शहरी क्षेत्र में स्थित खेल मैदान के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने की योजना है। ये क्या है? शहरी क्षेत्र में खेल मैदान का संरक्षण करेगा, नया खेल मैदान बनाएगा और इस खेल मैदान के प्रति इकाई के हिसाब से अगर देखें तो प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख का प्रावधान है। प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख का प्रावधान है उन्मुख खेल मैदान योजना के अंतर्गत। फिर अगला है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। ये क्या किस टाइप की योजना है? शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालीनों के बीच स्थित स्थानों को विकसित करके उद्यान बनाने की योजना है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उसमें जैसे कालीनों के जो रिक्त स्थान है, बीच का स्थान है, वहाँ पे उद्यान बनाने की ये योजना है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। इसमें प्रति हेक्टेयर 37 लाख का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। असंगठित रूप से जो गुमठी और ठेले में या फिर फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं उन परिवारों की आर्थिक उत्थान के लिए ये योजना लाया गया है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। इसमें प्रति गुमठी 30,000 मतलब 0.30 लाख का प्रावधान है। नगरीय निकाय को 100% अनुदान दिया जाता है। तो जो भी लोग गुमठी ठेले या फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं उसको प्रति गुमठी के हिसाब से 30,000 का प्रावधान है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। फिर अगला है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। नगरीय निकाय के जो बेरोजगार होते हैं तो बेरोजगार युवकों तथा नव युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान हो गया, चबूतरा हो गया, ये सब उपलब्ध कराने की योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ये जितने भी योजना हम पढ़ रहे हैं स्पेशली शहरी क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो नगरीय विकास है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये सब जितने भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में सब शहरी क्षेत्र से रिलेटेड ही है। तो नगरीय क्षेत्र के जो बेरोजगार हैं, नवयुवक और नवयुवतियाँ, इनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान हो गया है, फिर चबूतरा हुआ है, ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई बड़ा दुकान है तो बड़ी दुकान के लिए 1.18 लाख तथा छोटी दुकान के लिए 98,000.98 लाख की लागत एवं चबूतरों के लिए 6,500 रुपये की लागत से निर्माण कराया जाता है। और नगरीय निकायों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है और 50% ऋण का प्रावधान है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो 50% ऋण और 50% अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। फिर अगला है मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना। मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के अंतर्गत कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का विकास किया जाता है और उसको किराए में दिया जाता है। फिर अगला है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग जो है परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हैं, वो अपनी पारंपरिक व्यवसाय करते हैं, जैसे बांस से झाड़ू बनाना है ना, और बहुत सारे जैसे बेल मेटल से मूर्तियां बनाना। तो बहुत सारे परंपरागत व्यवसाय से छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े हैं। तो इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों और परिवारों को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चालू किया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह के महिलाओं को कौशल उन्नयन के उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफ़ायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। और योजना के अंतर्गत प्रति नग 30 लाख की पात्रता निर्धारित की गई है। नगरीय निकायों को 100% अनुदान की पात्रता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? पौनी पसारी योजना क्या है? पारंपरिक व्यवसाय, ये शब्द याद रख लेना। जितने भी लोग पारंपरिक व्यवसाय करते हैं उनको सघन शहरी क्षेत्र में चबूतरा जो है दैनिक शुल्क के हिसाब से अवेलेबल कराया जाता है पौनी पसारी योजना के अंतर्गत। इसके बाद है मुख्यमंत्री मितान योजना। प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक शासकीय कार्य सुनियोजित तरीके से संचालित हो और राज्य के नागरिकों को बिना किसी व्यवधान के शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से
नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है सभी 14 नगर निगम में। तो ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है, जैसे आपको आधार कार्ड, लाइसेंस बनवाना है, पैन कार्ड इत्यादि से संबंधित कोई काम करवाना है, तो डायरेक्ट टोल फ्री नंबर इसका 14545, इसमें आप कॉल करेंगे और आप अपनी जो भी आपको दस्तावेज बनवाना है उस पर आप बताएंगे। तो मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत जो है आएगा कोई मितान करके है ना, उसके बाद वो आपका जो डिटेल लेगा और उसके बाद बन जाने के बाद वो आपको जो भी सेवा है वो घर पहुंचा कर देगा। तो इस तरीके से ये योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना, सरकारी दस्तावेज जो है बना के घर पहुंच सेवा देता है। और इसका जो टोल फ्री नंबर है स्पेशली आप याद रखेंगे 14545। टोल फ्री नंबर क्या है 14545। इसका शुभारंभ 1 मई 2022 को किया गया था। शुभारंभ अगर पूछा जाए तो 1 मई 2022 को किया गया था। और ये जो यहाँ पे काम होता है वो 12 घंटे होता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप इस टोल फ्री नंबर में काम करवा सकते हैं। तो शुभारंभ पूछा जा सकता है क्योंकि लेटेस्ट है, 1 मई 2022 को चालू हुआ था। 1 मई 2022 को ये चालू हुआ था मुख्यमंत्री मितान योजना। फिर अगला है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना सुशासन के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में मिले एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री वार्ड योजना लाया गया है। ठीक है, जो भी जैसे शहर में नगर निगम में क्या अलग अलग वार्ड बटे होते हैं, तो जितने भी लोग हैं जिस वार्ड से भी हों उसी वार्ड में उनका जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके, अधिकारी उसको मिल सके और अधिकारी भी है वार्ड के हिसाब से तुरंत उसका समाधान कर सके, इसलिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना लाया गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, इस तरह से कार्यालय बनाया जाता है वार्ड के आसपास। तो वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगमों में 101 वार्ड कार्यालय संचालित हैं। फिर अगला है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना क्या है, इसमें जेनेरिक दवाइयाँ हो गया, सर्जिकल आइटम वगैरह हो गया, वो भारी छूट के साथ मिलता है, लगभग 50% छूट के साथ इसमें मिलता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना आम नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की रियायती मतलब कम कीमत पर दवा उपलब्ध कराने की योजना है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना आपको याद रखना है, दवा उपलब्ध इसमें होता है। योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। कहाँ कहाँ खोले गए हैं, नगरीय निकायों में ये खोले गए हैं। इस हेतु नगरीय निकायों द्वारा लगभग 194 दुकानों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें 193 दुकान प्रारंभ हो चुके हैं। हालांकि ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इन दुकानों में 329 जेनेरिक दवाइयाँ एवं 28 सर्जिकल आइटम उपलब्ध है। तो इसमें जेनेरिक दवाइयाँ मिलता है और सर्जिकल आइटम मिलता है। आपने देखा होगा इस तरीके से आपको ये शॉप दिखता है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। फिर उसके बाद अगला है भागीरथी नल जल योजना। राज्य के लगभग 5 लाख परिवार जो है विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में तंग बस्तियों में निवासरत हैं। तो इन तंग बस्तियों में जो भी निवासरत व्यक्ति हैं उनको पेयजल वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाया गया है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क जल नल संयोजन प्रदान करने के लिए भागीरथी नल जल योजना लाया गया है। ठीक है, ये जो योजना है वो इन लोगों को निःशुल्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पेयजल निःशुल्क दिया जाता है। जो नगरीय क्षेत्र में तंग बस्तियों में गरीब व्यक्ति निवास करते हैं, भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत उनको निःशुल्क जो है जल का प्रदान किया जाता है नल के माध्यम से। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु 3000 का प्रावधान है और नगरीय निकायों में 100% अनुदान के तौर पर कार्य किया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया जाता। एक आवासीय इकाई में जो प्रावधान बताया गया है पैसे का वो 3000 रुपये बताया गया है। फिर अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना।
शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा जो है मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या होता है, एक मिनी बस जैसा दिखता है जहाँ पे मेडिकल से संबंधित सारे जो दवाइयाँ हो गए और आपका जो डॉक्टर हो गया, नर्स वगैरह, उन लोग अवेलेबल होते हैं। ये जगह जगह जाके घर पहुंच सेवा देते हैं। तो शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को याद रखेंगे उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना लाया गया। 1 नवंबर 2020 को लाया गया ये। और इस योजना में आपको याद रखना कि आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त में परामर्श, उपचार, दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना भी इसी योजना का एक पार्ट है। 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर द्वारा निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयाँ, लैब सुविधा इत्यादि अवेलेबल है। देखिए इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के, तो जितने भी डॉक्टर होते हैं वो कम से कम एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। फिर अगला है दाई दीदी क्लिनिक योजना। दाई दीदी में आपको नाम याद रख लें, दाई दीदी से क्या होता है, ये महिलाओं के लिए स्पेशली है। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू के डॉक्टर गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनके घर तक जा रहे हैं। तो महिलाओं के इलाज के लिए पूरा महिला स्टाफ दिया जाता है दाई दीदी क्लिनिक योजना के अंतर्गत। समर्पित महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को निःशुल्क उपचार एवं परामर्श दिया जाता है। तो महिलाओं के इलाज के लिए महिला स्टाफ मिलता है दाई दीदी क्लिनिक योजना के अंतर्गत। यह देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है, याद रखेंगे, है ना। और अब तक 881 से अधिक शिविर का आयोजन किए जा चुके हैं और 65,061 से अधिक महिला मरीजों का इलाज किया जा चुका है। हालांकि ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, दाई दीदी क्लिनिक योजना महिलाओं के लिए महिला स्टाफ से संबंधित नर्स या फिर डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, बस ये याद रखना। फिर अगला है स्मार्ट सिटी मिशन। भारत सरकार द्वारा पूरे देश में कुल 100 शहरों को चुना गया है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। इन स्मार्ट शहरों में क्या होगा, 24 घंटे पेयजल, 24 घंटे विद्युत, 24 घंटे जो जितने भी रोड हैं वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था होगा, रोड अच्छा होगा। तो इस तरीके से एक कल्पना किया गया है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब इसमें 3 शहर छत्तीसगढ़ के सम्मिलित हैं। देश के जो टॉप 100 शहर सेलेक्ट किए गए हैं उसमें से 3 शहर जो है छत्तीसगढ़ के हैं। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर एवं नया रायपुर, अटल नगर। याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर, अटल नगर। फिर अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार वर्ष 2021 में आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छतम राज्य का खिताब मिला। ये 2021 की बात है और 2019 और 20 में भी ये अग्रणी राज्य था। तो 2019, 2020 और 2021 3 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ को स्वच्छतम राज्य का खिताब मिला था। लेकिन 2022 में, यहाँ पे डेटा याद रखेंगे, 2022 में छत्तीसगढ़ को द्वितीय स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखेंगे 2019, 20 और 21 इनमें पहला पुरस्कार मिला था और 2022 में दूसरा स्वच्छतम राज्य के हिसाब से दूसरा दर्जा मिला है छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 2021 में छत्तीसगढ़ ने सर्वोत्तम राज्य के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो ये सब 2021 की बात है जहाँ पे छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के नगरीय निकायों ने 67 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो राज्य के जितने भी नगरीय निकाय हैं, जैसे 14 नगरीय निकाय हैं, उनमें से सब ने, किसी ने 1, किसी ने 2, इस तरीके से आपको याद रखना 67 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 शहर को 5 स्टार रेटिंग मिला है, 44 शहर को 3 स्टार, 48 शहर को 1 स्टार का जो है रैंकिंग मिला है आपका आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। लेकिन ये जो 2 शहर है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला है, एटलीस्ट ये दोनों शहर को आपको अच्छे से याद रखना। ये दोनों शहर है पाटन और अंबिकापुर। पाटन और अंबिकापुर को 5 स्टार शहरों का प्रमाणीकरण दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
सफाई मित्र सुरक्षा चयन में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ राज्य के अन्य 4 शहर जैसे बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर एवं रायगढ़ को सम्मानित किया गया है। राज्य के 15 नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 5 स्टार किसको मिला है, पाटन और अंबिकापुर। ठीक है, तो ये 2 शहरों का नाम आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। फिर अगला है मिशन क्लीन सिटी। भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुनर्चक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू किया गया। नगर निगम अंबिकापुर द्वारा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसमें जो है ठोस कचरे का जो है प्रबंधन किया जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को पूरे 166 लगभग नगर निगम में छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत। तो मिशन क्लीन सिटी योजना में मोटा मोटी क्या किया जाता है, बस ये याद रख लेना। मिशन क्लीन सिटी योजना में समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1600 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जाता है और इस योजना में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसके क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ तथा महिला स्व सहायता समूह की लगभग 9000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित हुए। फिर अगला है सुविधा 24 योजना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथासंभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन में तो निजी शौचालय की बात की गई थी। सुविधा 24 योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक हो गया या फिर सामुदायिक सह हो गया, इस तरह के सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब सार्वजनिक शौचालय का निर्माण सुविधा 24 योजना के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत 1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान है 39,200, राज्य का है 13,067 एवं शेष राशि जो है अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन के अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जर्जर हो गया, अनुपयोगी सामुदायिक शौचालय होगा, इनको तोड़कर नवीन शौचालय का निर्माण किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार सामान रखने की व्यवस्था की जाती है। जैसे साबुन हो गया, बाल्टी, मग है ना, जो भी आवश्यकता अनुसार सामान चाहिए वो रखने की व्यवस्था किया जाता है। तो सुविधा 24 योजना में आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पे सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाता है और इसमें प्रति सीट औसत लागत है 1,40,000 रुपये और इसमें काम क्या किया जाता है, जैसे जर्जर या फिर अनुपयोगी सामुदायिक शौचालय है उनको तोड़कर उसका नवीनीकरण भी किया जाता है। फिर अगला है स्वच्छता श्रृंगार योजना। स्वच्छता श्रृंगार योजना भी शौचालय से ही संबंधित है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या काम होता है। प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालय के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता श्रृंगार योजना लागू की गई है। इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जितने भी शौचालय हैं उसका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार मतलब जैसे आपका शौचालय में क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाइपर, आईना, डस्टबिन हो गया, नैपकिन हो गया और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन, ये सब अवेलेबल होना चाहिए। तो स्वच्छता श्रृंगार योजना के अंतर्गत यही सब काम किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बताया गया कि निदान 1100 स्वच्छता ऐप, ये एक ऐप है निदान 1100 स्वच्छता ऐप, इसके माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालय से संबंधित शिकायतों के निराकरण की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपको शौचालय से संबंधित कोई शिकायत करना है तो निदान 1100 स्वच्छता ऐप है, उसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। फिर अगला है मिशन अमृत अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको शॉर्ट में अमृत कहा जाता है। तो अमृत मिशन में याद रखेंगे, जनगणना 2000 के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकाय जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा, ये सम्मिलित किए गए। मिशन अमृत में याद रखेंगे प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रमुख घटक क्या है, जल प्रदाय, सीवरेज, सेप्टेज मैनेजमेंट एवं उद्यान का विकास करना। अमृत मिशन के अंतर्गत
जल तो आपको पता ही है कि जल का प्रदाय किया जाता है। उसके अलावा क्या क्या काम किया जाता है? सीवरेज मैनेजमेंट, मतलब जो नालियों की जो व्यवस्था है वो सब किया जाता है। उद्यान का विकास किया जाता है। मिशन का मुख्य उद्देश्य समस्त आवासों में निजी जल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। ये सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है मिशन का, कि हर घर में जल का एक कनेक्शन हो। तो ये जो अमृत मिशन है वो प्रदेश के 9 नगरीय निकाय में चल रहे हैं। फिर अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण, हमने इससे पहले पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे शहरी। तो इसमें पात्रता कौन कौन होते हैं? शहरी आवासीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग। अल्प आय वर्ग किनको माना जाता है? जिनका जो है इनकम 3 लाख से प्रति वर्ष कम हो, जिनका देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं होता है एवं दिनांक 31 अगस्त 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्र के अंतर्गत जो निवासरत है, मतलब 2015 31 अगस्त के पहले जो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे हितग्राही जिनके पास कहीं भी पूरे देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वे पात्र होते हैं पक्का मकान आवास पाने के लिए। इन योजना में 3 घटक है, मतलब 3 तरीके से काम किया जाता है। मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ये 3 घटक है। पहला है मोर जमीन मोर मकान, दूसरा है मोर मकान मोर चिन्हारी और तीसरा है मोर मकान मोर आस। अब ये तीनों क्या है, तीनों में किस तरीके से मकान अवेलेबल करवाया जाता है ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला है मोर जमीन मोर मकान। इसमें क्या करते हैं, मिशन के अंतर्गत हितग्राहियों के द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर, याद रखेंगे मोर जमीन, तो ये शब्द याद रखेंगे मोर जमीन। मोर जमीन मतलब मेरा तो जमीन है, लेकिन मोर मकान वो कौन बनाएगा? वो आपका सरकार देगा। तो इसमें याद रखेंगे हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण करवाया जाता है। इस घटक के अंतर्गत आपको याद रखना है नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया, कितना 30 वर्ग मीटर एरिया पर जो है मकान बनाकर दिया जाता है। और व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में आपका 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान किया जाता है। तो अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, अगर पात्र हैं मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत, आपको क्या होगा 2.29 लाख की सब्सिडी दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं 30 वर्ग मीटर के अंतर्गत। फिर अगला है मोर मकान मोर चिन्हारी। यहाँ कहीं भी ज़मीन शब्द तो है नहीं, तो इसलिए आपको याद रखना है मोर मकान मोर चिन्हारी क्या है। इसमें फ्लैट बनाकर दिया जाता है, ठीक है, स्लम के हितग्राहियों के लिए, जो स्लम क्षेत्र में निवासरत हैं उनके लिए। स्लम के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु, मतलब जो लोग स्लम में निवास करते हैं उनको दूसरी जगह में, अच्छे जगह में शिफ्ट करने के लिए, मतलब व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा बहुमंजिली इमारतों में मूलभूत सुविधाएं के साथ 30 वर्ग मीटर क्षेत्र के फ्लैट निर्मित किए जाते हैं। 30 वर्ग मीटर क्षेत्र के बड़ी सी ऐसी बिल्डिंग निर्मित कर दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे फ्लोर होंगे, और एक एक फ्लोर में जैसे 2 मकान है 3 मकान है, तो एक एक फ्लैट या 2-3 फ्लैट है, तो सबको स्लम वालों को दिया जाएगा, है ना। जिसमें शासन द्वारा कुल राशि 4 लाख का अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है हितग्राहियों को। इसमें 75,000 रुपये देने होते हैं, तो 75,000 रुपये में ये आवास उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो इसमें क्या याद रखेंगे, मोर मकान मोर चिन्हारी में इसमें याद रखेंगे बहुमंजिला इमारत में फ्लैट बनाया जाता है 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से, याद रखेंगे। और इसमें शासन द्वारा 4 लाख तक का अनुदान के रूप में दिया जाता है और हितग्राहियों को सिर्फ 75,000 रुपये में ये आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो ये है मोर मकान मोर चिन्हारी। फिर उसके बाद है मोर मकान मोर आस। तो मोर मकान मोर आस क्या है, तो जब ये मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत जितना भी आवंटन हो जाता है, तो आस का मतलब उम्मीद, तो उसके बाद उम्मीद जताया जाता है कि और किनको मिले, तो आस शब्द से याद रख लेना मोर मकान मोर चिन्हारी के बाद का ये उम्मीद है ना। मोर मकान मोर चिन्हारी अंतर्गत स्लम में निवासरत पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थापन के उपरांत जो शेष आवास बच जाते हैं, शेष आवासों को स्लम या फिर गैर स्लम में जो किराए में निवासरत परिवार हैं उनको आवंटित किया जाता है। तो आज शब्द से याद रख लेना कि एक उम्मीद है कि मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत अगर कोई घर बच गया, अगर कोई फ्लैट बच गया, तो एक आस है कि बाकियों को ये मिल जाए। तो क्या होता है कि स्लम या फिर गैर स्लम में जो भी किराए में रहते हैं, अगर मोर मकान मोर चिन्हारी के अंतर्गत कोई फ्लैट बच जाता है तो उनको दे दिया जाता है मोर मकान मोर आस योजना के अंतर्गत। तो ये तीनों याद रखेंगे
आपको अच्छे से, ठीक है। ये मोर मकान मोर ज़मीन मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आस, ये तीनों जो है नाम सेम टाइप का है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे ज़मीन याद रख लेना, यहाँ पे फ्लैट याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे याद रख लेना बचा हुआ फ्लैट। ये दोनों स्लम में जो निवासरत रहते हैं उनको व्यवस्थापन के लिए बनाया गया है, और ये है जिनके पास ज़मीन है उनको मकान सुविधा उपलब्ध कराने की योजना। अब इसकी उपलब्धियां भी आप पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को मोर जमीन मोर मकान घटक अंतर्गत बेस्ट कंजर्वेशन विथ अदर मिशन की श्रेणी में उत्तम प्रदर्शन करने हेतु पुरस्कृत किया गया है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस मैं पढ़ के बता देता हूँ। राजनांदगांव में BLC घटक अंतर्गत आशा चढ़ी परवान योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु हुड़को द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को इंडियन अर्बन हाउसिंग कनक्लेव 2022 में बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया। नगर पंचायत पाटन को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मोर जमीन मोर मकान घटक अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये डेटा याद रख सकते हैं। नगर पंचायत पाटन को पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत काम करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत के तौर पे तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है पाटन को। फिर अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पूरा नाम है। भारत सरकार छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का संचालन किया जा रहा है। किसके लिए? शहरी गरीबों के उत्थान के लिए। इस योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन किया जाता है, उनको स्वरोजगार आदि का सुविधा दिया जाता है, स्वरोजगार, ताकि वो खुद से बना सकें, है ना। यह मिशन कौशल विकास, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना तथा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं का निदान कर समुचित स्थानों पर वेंडिंग जोन विकसित करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या क्या काम किया जाता है? शहरी गरीबों के उत्थान के लिए लाया गया है। शहरी गरीबों को कौशल विकास, स्वरोजगार इत्यादि से रोजगार उपलब्ध कराता है। शहरी बेघरों, जिनके पास घर नहीं है, उनको आश्रय उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। और जो शहर के पथ पर, रोड में कोई चीज़ बेचते हैं, सामान वगैरह, उनको सही स्थान पर वेंडिंग जोन विकसित किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। वर्तमान में सभी 170 निकायों में ये योजना है वो संचालित है। तो इसके जो घटक हैं उसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या काम होता है। तो पहला है स्व सहायता समूह। ठीक है, स्व सहायता समूह छोटी छोटी बचत आदतों एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़कर, कितना? मिनिमम 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़कर महिला स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है तथा 10,000 रुपये आवर्ती निधि उनको दिया जाता है जो पंचसूत्र का पालन करते हैं। पंचसूत्र जैसे नियमित बैठक, बचत, लेखा संधारण, ऋण आदान प्रदान एवं अदायगी, इनका पालन करने वाले महिला समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूह को आवर्ती निधि के रूप में 10,000 रुपये प्रति स्व सहायता समूह दिया जाता है। ठीक है, ये जो 10,000 रुपये दिया जाता है स्वयं सहायता समूह को, वो आवर्ती निधि के रूप में दिया जाता है। तो आवर्ती निधि के रूप में कितना पैसा दिया जाता है? 10,000 रुपये। और 50,000 रुपये प्रति पंजीकृत एरिया लेवल फेडरेशन को दिए जाने का प्रावधान है ना। पंजीकृत एरिया लेवल फेडरेशन को 50,000 रुपये और प्रति स्व सहायता समूह को 10,000 रुपये दिया जाता है। स्व सहायता समूह योजना को याद रखेंगे, 10 से 20 शहरी गरीब महिलाओं को जोड़कर स्व सहायता समूह बनाया जाता है। इनमें जो संख्या का जो हमने देखा था कि मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, तो उसमें छूट भी है। अगर कोई दिव्यांग है, रिक्शा चालक या फिर रैक पिकर्स मतलब जो कचरे वगैरह उठाने का कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है।
वेंडर इत्यादि 5 पुरुषों को जोड़कर भी समूह गठन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देंगे इनको आवर्ती निधि या फिर अतिरिक्त ब्याज अनुदान ये सब का लाभ नहीं मिलता। जैसे आवर्ती निधि में स्व सहायता समूह की महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जाता है, तो अगर 5 लोगों का पुरुषों का समूह है, दिव्यांगों का, रैग पिकर्स का, तो इनको ये जो आवर्ती निधि इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी योजना का लाभ मिलेगा। फिर अगला घटक है कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार। तो शहरी गरीबों को क्या है, उनके जो भी उनकी रुचि के हिसाब से या फिर बाज़ार की मांग के हिसाब से विभिन्न कोर्स या फिर ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण मतलब उसको स्किल सिखाया जाता है, ताकि वे रोज़गार प्राप्त कर सकें या फिर बाहर में जाकर उससे संबंधित नौकरी कर सकें। फिर अगला है स्वरोजगार कार्यक्रम। स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता तथा केंद्र शासन द्वारा योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। स्वरोजगार कार्यक्रम के अंदर क्या होता है, बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें कम से कम ब्याज लिया जाता है ना, जो बैंक का जो ब्याज दर है उससे कम लिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कितना लेते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत ऋण अधिकतम 2 लाख रुपए और सामूहिक ऋण, समूह ऋण जो होता है अधिकतम 10 लाख रुपए, तथा समूह की महिला की जो बचत होती है ना, स्वसहायता समूह की जो बचत होती है उसका 1:4 मतलब जितना बचत होता है उसका लगभग 4 गुना के हिसाब से बैंक लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो है ऋण की कैपेसिटी है कितना व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख और समूह को अधिकतम 10 लाख के हिसाब से ऋण दिया जा सकता है। ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह 7% ब्याज दर जो है लिया जाता है, तथा शेष ब्याज दर का वहन जो ब्याज का, जैसे बैंक का ब्याज दर है 11%, तो इनसे लेंगे 7%, बाकी जो 4% है उसको गवर्नमेंट पटा देता है ना। योजना का ब्याज का जो अनुदान है वो राज्य सरकार दे देता है। महिला स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज ऋण के समय पर ऋण अदायगी पर अतिरिक्त 3% का ब्याज अनुदान और दिया जाता है। जैसे कोई महिला स्व सहायता समूह है, इन्होंने समय पर ऋण को पटा दिया तो समय पर ऋण अदायगी पर अतिरिक्त 3% ब्याज का अनुदान और मिल जाता है। फिर अगला है शहरी पथ विक्रेताओं को आश्रय। निकायों में नॉन वेंडिंग जोन, वेंडिंग जोन एवं प्रतिबंधित जोन की पहचान एवं जोनों के वर्गीकरण के आधार पर शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय किए जाने हेतु वेंडिंग प्लान निर्माण एवं बाजार विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में क्या किया जाता है, जितने भी बाज़ार में घूमकर या फिर रास्तों में जो बेचते हैं है ना व्यक्ति, उनको वेंडिंग की व्यवस्था कराया जाता है। फिर अगला है शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना। इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण किया जाता है, जिसमें 50 से 100 लोगों की रहने की व्यवस्था हो और उसकी मूलभूत सुविधाएं जैसे किचन हो गया, पानी हो गया, शौचालय हो गया, बिजली हो गया, मनोरंजन आदि की व्यवस्था हो गई, ये सब उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण किया जाता है। और ये जो आश्रय भवन हैं जनरली रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, मंडी इत्यादि के समीप निर्मित किए जाते हैं। अब इन हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाता है, चयन का क्या आधार है वो आपको ध्यान देना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो हितग्राहियों का चयन किया जाता है उसको आपको ध्यान देना है। इसमें प्राथमिकता का क्रम है शहरी गरीब वर्ग। शहरी क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको प्राथमिकता दिया जाता है। शहरी गरीब वर्ग की पहचान हेतु वर्तमान में पूर्व से प्रचलित सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे निवासरत लोगों को मिशन की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो सर्वेक्षण निकाला गया गरीबी रेखा के हिसाब से उसके हिसाब से हितग्राही का चयन किया जाता है। अब इसमें 25% अन्य समकक्ष वंचित वर्ग हो गए, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, विकलांग इत्यादि को भी मिशन का लाभ मिलता है। योजना में महिला को 30%, अल्पसंख्यकों को 15% और विकलांग को 3% का जो है अतिरिक्त लाभ मिलता है। और अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, इनका आरक्षण जो है शहर में निवासरत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से तय किया जाता है। तो यहाँ पे हितग्राहियों का चयन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है,
देखा जाता है प्राथमिकता यह है कि शहरी क्षेत्र के गरीब हों, और शहरी क्षेत्र के गरीबों को प्राथमिकता दिया जाता है। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो महिला वर्ग को 30%, अल्पसंख्यक को 15% और विकलांगों को, दिव्यांगों को जो है आपका 3% यहाँ पे मिलता है। फिर अगला है गोधन न्याय योजना। 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? नगर पंचायत पाटन के गोठान से। तो कब किया गया था? 20 जुलाई 2020। कहाँ से किया गया था? पाटन के गोठान से। राज्य शासन के द्वारा परियोजना हेतु कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है इसके लिए। और योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाता है, और उसे वैज्ञानिक तरीके से उस गोबर का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उत्पादित वर्मी कंपोस्ट खाद को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जा रहा है। तो 2 रुपये के किलोग्राम की दर से खरीदा जाता है, फिर उसका वर्मी कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपये किलोग्राम की दर से उस वर्मी कंपोस्ट खाद को बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पशुपालक हैं उनकी आय में वृद्धि हो रहा है, गोबर का भी सदुपयोग हो रहा है इस योजना के अंतर्गत। कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले हमने देखा था कि शहरीकरण का जो परसेंट है 2011 की जनगणना के हिसाब से याद रखना 23.24% है। संख्या में 59.37 लाख शहरीकरण की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में वो है, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत जो है अभी सभी 14 नगर निगमों में कर दी गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के हिसाब से याद रखना है कि सभी नगरीय निकायों को 67 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और गोधन न्याय योजना के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विभाग द्वारा कितने पशुपालक से कितना गोबर खरीदा गया है इसका पूरा डिटेल दिया गया, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम इससे संबंधित जो है एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे। तो अगला क्लास जो है वो आप जरूर देखिएगा, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज है वो हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में आप इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम चलता है तो टेलीग्राम में हमको ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।